हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं साइंस क्वेश्चंस का सेट नंबर 29 और उम्मीद करता हूं कि इससे पहले कि आपने सारे सेट्स को ज़रूर देखा होगा। नहीं भी देखा तो प्लेलिस्ट जा करके चेक कीजिए और सारे सेट्स को ज़रूर फॉलो कीजिए। इसमें आपको 25 MCQ देखने को मिलेगा जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए ये हेल्पफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। पृथ्वी पर सबसे पुराने जीव के रूप में हम लोग हरित नील शैवाल को मानते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हरित शैवाल के संदर्भ में अगर हम थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना चाहें तो कह सकते हैं कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन यौगीकरण कर धान के जो फसल है उनको आंशिक मात्रा में नाइट्रोजन को जो कि पूर्ति करता है, ये कह सकते हैं। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा उत्पादन करते हैं जो हरित नील शैवाल होते हैं। और एक पॉइंट्स में आपको और बता दूं कि जो हरित नील शैवाल होते हैं वो ठीक अमीबा की तरह ही एक कोशिकीय जीव होते हैं। तो ये पॉइंट्स भी याद रखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने के लिए जिस जीवधारी का उपयोग किया वह कौन था। तो आपको पता है कि उन्होंने मटर के पौधे पर यह प्रयोग किया था, तो गार्डन पी कह सकते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और आधुनिक अनुवांशिकी के जनक के रूप में इन्हीं को जाना जाता है, ग्रेगर मेंडल को। ठीक है, मेंडल अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो ये आधारित है लैंगिक जनन। सी आंसर बिल्कुल सही आंसर होगा, लैंगिक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या होता है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या होता है। अत्यधिक विविधता का कारण कह सकते हैं उत्परिवर्तन। ठीक है, उत्परिवर्तन। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण उत्परिवर्तन है। जीन्स में होने वाले अचानक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा जाता है और यह एक स्थायी परिवर्तन है। ठीक है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, एच डी व्रिज ने दिया था। ये क्वेश्चन हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। फिफ्थ क्वेश्चन ये कह रहा है कि डीएनए में नहीं पाया जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डीएनए में नहीं पाया जाता है तो कह सकते हैं यूरेसिल जो होता है वो आरएनए में पाया जाता है, जबकि डीएनए में गुआनिन, एडेनिन और थायमिन के साथ साथ एक और पॉइंट्स होता है जो कि साइटोसिन हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो डीएनए में क्या क्या चीज़ होता है, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन, जबकि आरएनए में कह सकते हैं यूरेसिल होता है। ठीक है, यूरेसिल। तो यहाँ पे सी आंसर बिल्कुल सही था कि डीएनए में नहीं होता है, यूरेसिल आरएनए में होता है। इसको याद रखने के लिए छोटा सा मैंने एक तरीका बनाया, एथाई गुस्सा है, एथाई गुस्सा है। ठीक है, आप पूछ रहे हो जैसे ताई को आप थाई कह रहे हो, यहाँ पर एथाई गुस्सा है, इस तरह से कह सकते हैं, पूछ सकते हैं एथाई गुस्सा है। ए का मतलब एडिनिन, थाई का मतलब थायमिन कह सकते हैं, गु का मतलब गुआनिन और सा का मतलब साइटोसिन। देखिए ये छोटा सा ट्रिक जो होता है वो आपको बस थोड़ा सा याद रखने के लिए होता है कि अगर आपको थोड़ा सा बहुत भी याद है ना, आप आसानी से एग्जाम्स में टिक कर सकते हो, इसलिए इसको याद किया जाता है। बाकी तो आपको जैसे याद रखना याद रख ही सकते हैं। अगला पॉइंट है कि अति चालक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अति चालक के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें तो पहला पॉइंट है कि अति चालकता किसी चालक पदार्थ के प्रतिरोध से संबंधित है। बिल्कुल सही कि निम्न प्रतिरोध पर अति चालकता जो होता है आपको पता हुआ। ठीक है, और सेकंड पॉइंट क्या है कि इसकी खोज जो की गई थी, अति चालकता की खोज की गई थी 1911 में कैमरलिन ओन्स के द्वारा की गई थी। ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों पॉइंट्स यहाँ पे सही होने की वजह से सी को टिक कर सकते हैं। आगे देखिए, हीरा विद्युत प्रवाहित नहीं करता, इसका कारण क्या है। हीरा विद्युत का प्रवाहित नहीं करता, इसका कारण ये होता है कि इसमें कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से हीरा में विद्युत का चालन नहीं होता है। चार्ल्स डार्विन जो है, इनकी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का प्रकाशन कब हुआ था, कब प्रकाशित हुआ था, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इस पुस्तक का प्रकाशन 1859 में किया गया था। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, जो कि काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ग्लूकेगॉन हार्मोन्स, ठीक है, ग्लूकेगॉन हार्मोन्स निम्नलिखित में से कहाँ से स्रावित होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो अग्नाशय है जिसको हम लोग पेनक्रियाज के नाम से जानते हैं, इसके अल्फा कोशिका से ये ग्लूकेगॉन हार्मोन्स, साथ ही साथ बीटा कोशिका से इंसुलिन और गामा कोशिका से होता है, ध्यान रखिएगा, सोमैटोस्टेटिन। ठीक है, एक बार फिर से बताता हूँ, अल्फा कोशिका से ग्लूकेगॉन हार्मोन्स, बीटा कोशिका से इंसुलिन होता है और गामा कोशिका जो हम इसको कह सकते हैं सोमैटोस्टेटिन नामक हार्मोन रिलीज होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको अच्छे से याद रखिएगा। और अग्नाशय कह सकते हैं कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है, क्योंकि सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी, यानी कि कह सकते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। अक्सर क्वेश्चन में आपको राइबोसोम ही देखने को मिलता है, प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम, ठीक है। तो बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट वन है कि प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और लिपिड दोनों की, तो राइट आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि जीन बने होते हैं, जीन बने होते हैं, तो कह सकते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सा नियम किसी वायु के तापमान और आयतन के बीच सीधा संबंध प्रदर्शित करता है? तापमान और आयतन के बीच सीधा संबंध स्थापित करता है कौन? तो यहाँ पे सही आंसर हमारा हो जाएगा चार्ल्स का नियम, ठीक है, चार्ल्स का नियम। जबकि बॉयल के नियम के अंतर्गत हम लोगों ने क्या देखा? बॉयल के नियम के अंतर्गत गैसों के दाब और आयतन के बीच संबंध बताता है, तो ये भी याद रखिएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट वन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला और दूसरा पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि पारा एकमात्र अधातु है जो कि कमरे के तापक्रम पर द्रवावस्था में होता है। ये पॉइंट्स गलत है, क्योंकि पारा एक धातु है, ठीक है, ना कि अधातु है। और अधातु की बात करें तो एक ऐसा अधातु भी है जो कि कमरे के तापक्रम पर द्रवावस्था में होता है, जिसको हम लोग ब्रोमीन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल ये गलत है। और सेकेंड पॉइंट है कि इसका हिमांक -39 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि क्वथनांक 357 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये बिल्कुल सही है। तो केवल और केवल दो को टिक करेंगे, ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम होता है? ऊष्मा जो प्रवाह होता है किसके अंतर का परिणाम होता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, तापमान का, ठीक है, तापमान का। जीव द्रव्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? जीव द्रव्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो इसे हम लोग जल के रूप में जानते हैं, ठीक है, जल होगा। नेक्स्ट वन, लाइसोसोम का लक्षण किसकी अधिक संख्या में उपस्थिति के कारण दिखाई पड़ने लगता है? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के रूप में जानते हैं, और हमारे जो लाइसोसोम होता है इसमें हम कह सकते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला पॉइंट्स, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? और वो है यकृत, डी को टिक करेंगे, यकृत। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस हमारा ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड आ सकता है, यहाँ पे CO2 आएगा, ठीक है, CO2। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैस ग्रह के वातावरण या फिर जलवायु में परिवर्तन और अंततः भूमंडलीय उष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। आपको पता है कि तापमान को बढ़ा देता है। और साथ ही साथ कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो कह सकते हैं ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आता है, उत्सर्जन होता है जलवाष्प का, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जलवाष्प। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, इसका अन्य गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड N2O को हम लोग लाफिंग गैस के रूप में भी जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मीथेन मास गैस के नाम से भी जाना जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन, ये सभी के सभी कह सकते हैं ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट्स और बता दूं, ग्रीन हाउस गैस की अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी? तो आप याद रखेंगे उनका नाम क्या है, कह सकते हैं फ्यूरियर, ठीक है, फ्यूरियर याद रखिएगा, बोपिस्टो फ्यूरियर अक्सर देते हैं। नेक्स्ट वन, वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सा है? ये क्वेश्चंस भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा आपको पता है कि नाइट्रोजन होता है, लेकिन अक्रिय गैस यहाँ पे पूछा है तो सबसे पहले नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, हम ये कह सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी होता है, लेकिन अक्रिय गैस में सबसे ज़्यादा होता है हमारा आर्गन, ठीक है, आर्गन, जिसकी मात्रा 0.93% कह सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी अक्सर पूछा जाता है 0.03%, ये ध्यान रखिएगा, ये CO2 की मात्रा है, ठीक है, और ये आपका आर्गन की मात्रा है। तो दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबाल करके साबुन तैयार किया जाता है? कास्टिक सोडा, जिसको हम लोग NaOH कहते हैं, ठीक है, कास्टिक सोडा जो वसा है, इसके साथ कास्टिक सोडा को उबाल करके साबुन तैयार किया जाता है। अगला पॉइंट, सीसा पेंसिलों में सीसा का प्रतिशत कितना होता है? सीसा पेंसिलों में सीसा का प्रतिशत कितना होता है? 0% होता है। यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करेंगे, 0%। नेक्स्ट वन देखिए, ग्लूकोज इथाइल एल्कोहल में ऑक्सीकृत होता है। ग्लूकोज जो है वो इथाइल एल्कोहल में ऑक्सीकृत होता है, किस विधि द्वारा?
किडवन की प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, किडवन की प्रक्रिया के द्वारा, सी यहाँ पे करेक्ट होगा। पीला बुखार किससे से फैलता है? पीला बुखार जिसको हम लोग मलेरिया जो है उसी को कहते हैं पीला बुखार। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि मलेरिया जो बुखार होता है यानी कि जो पीला बुखार होता है वो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, ऑप्शन सी। और मलेरिया जो होता है वो किसके द्वारा होता है? तो कह सकते हैं परिजीवी होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम नामक परिजीवी के द्वारा होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? तो राइट आंसर होगा प्रतिदीप्त से, डी विल बी करेक्ट आंसर, प्रतिदीप्त। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को आज के छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ इसी तरह के रोजाना न्यू अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आप हमारे पेड क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी एप्लीकेशंस की लिंक दी गई है, आप हमारे एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके पेड क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।